बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फारूक सादिक है और तारीख कहानी के एक और सिलसिले के साथ हाजिर है। पिछले दिनों में करोलस उस्मान के सीज़न 4 की पहली किस्त देखने को मिली, जिसमें दिखाया गया है कि उस्मान गाजी बाज़ंतीनी शहनशाह एंड्रोनिकस दोम को बचाने के लिए कुस्तुनतुनिया जाता है और उसको उस पर होने वाले जानलेवा हमले से बचाता है। एंड्रोनिकस दो को दिखाया गया है कि उस पर हमला उस वक्त होता है जब वो अरीना के अंदर, यानी वो जगह जहाँ पर मुकाबले होते हैं, ग्लैडिएटर्स के मुकाबले देख रहा होता है और उस पर हमला होता है और उस्मान गाजी उसको इस हमले से बचाता है। इसको देखते हुए जहन में दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि ग्लैडिएटर्स कौन थे, और दूसरा सवाल ये है कि क्या उस्मान गाजी के दौर में, यानी कि 13वीं सदी के आखिर और 14वीं सदी के शुरू में, क्या तुर्कों के हमसाए कुस्तुनतुनिया में ग्लैडिएटर्स के मुकाबले होते थे या नहीं। ग्लैडिएटर्स जो थे वो एक जंगजू थे जिनको तलवारबाजी और दूसरे हथियारों में महारत थी, और ये लोग अरीना के अंदर यानी मुकाबले की जगह पर आते थे और बहुत बड़े हजूम उनको देखने के लिए आते थे। ये सिर्फ महारतों का मुजाहरा ही नहीं था, बल्कि ये एक हकीकी और असली लड़ाई थी जिसके अंदर उनकी जान चली जाती थी, मुकाबला करने वाले में से किसी एक की जान चली जाती थी। ये लड़ाइयाँ जो थीं या ये मुकाबले जो थे वो फ़र्द से फ़र्द के, यानी एक बा मुकाबला एक भी होते थे और गिरोह बा मुकाबला गिरोह भी होते थे। ये सल्तनत रोमा का सबसे मशहूर खेल था जिसकी सरपरस्ती बादशाह करते थे। इस खेल के बारे में तारीखदानों का ख्याल है कि ये खेल 3री सदी कब्ल मसीह में शुरू हुआ और इसको 2री और 3री सदी बाद अज़ मसीह में अरूज हासिल हुआ। ग्लैडिएटर्स जो थे ये गुलाम थे या ऐसे कैदी थे जिनको मौत की सज़ा दी जाती थी। ग्लैडिएटर्स को इंतहाई मुश्किल और सख्त हालात के अंदर तरबियत कराई जाती थी और इनको बाकी तमाम लोगों से अलहदा रखा जाता था। ग्लैडिएटर्स के तरबियत करने वाले और इसके मालकान जो थे वो बड़ा सियासी असर और रसूख रखते थे और उनकी पहुंच इक़्तिदार की राहदारियों तक थी और वो रूम की सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा करते थे। ग्लैडिएटर्स में नाकाबिले शिकस्त रहने वाले को, यानी जिसे कभी शिकस्त नहीं होती थी, उसे ना सिर्फ आज़ादी मिलती थी बल्कि उसे लाजवाल शोहरत हासिल होती थी। इसीलिए बहुत से आज़ाद लोग इस शोहरत और दौलत की खातिर अपनी मर्ज़ी से ग्लैडिएटर बन गए थे। मज़ीद बरआं और ये कि इन खेलों के अंदर दरिंदों और जानवरों का इस्तेमाल भी किया जाता था, जिसकी वजह से इस खेल में लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती थी। इसी हवाले से एक फ़िल्म ग्लैडिएटर बनाई गई है जिसमें रसल क्रो ने मरकज़ी किरदार अदा किया है। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि क्या सुल्तान उस्मान गाजी के दौर में कुस्तुनतुनिया में ग्लैडिएटर्स के मुकाबले होते थे या नहीं होते थे। उस्मान गाजी सन 1280 में यानी कि सरदार बने और ये सल्जूकों के मातहत थे और उनको टैक्स दिया करते थे। 1299 में जब सल्जूक सल्तनत गैर मुअस्सर हो गई तो उस्मान गाजी सुल्तान बन गए। तो यूँ उनका दौर जो है वो 13वीं सदी का आखिर और 14वीं सदी का शुरू बनता है। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि उस्मान गाजी अरीना के अंदर शहनशाह एंड्रोनिकस दोम को बचाते हैं और उस पर होने वाले हमले को नाकाम बना देते हैं, और इन एंड्रोनिकस दोम साजिश करने वाला अंड्रे कांताक्रोनस था, जो कि दोनों तारीख़ी किरदार हैं जिसके बारे में हम कभी अलहदा बात करेंगे। फ़िलहाल हमारा मौजू ग्लैडिएटर है। उस्मान गाजी के दौर में कुस्तुनतुनिया के तख्त पर एंड्रोनिकस दोम बैठा था, उसकी हुकूमत थी। अब देखना यह है कि क्या एंड्रोनिकस दोम के दौर में कुस्तुनतुनिया में ग्लैडिएटर्स के मुकाबले होते थे या नहीं, क्योंकि ग्लैडिएटर के मुकाबले एक रोमन रिवायत थी और तुर्कों में इसका रिवाज ना था। ग्लैडिएटर्स के मुकाबलों का या इस खेल का अरूज व ज़वाल का ताल्लुक ईसाईयत के साथ है। ईसाईयत सल्तनत रोमा में शुरू हुई और ईसाइयों के ऊपर जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, उनको सज़ाएँ दी जाती थी और उन्हें इजाज़त ना थी कि वो अपने मज़हब की तबलीग कर सकें। शहनशाह कॉन्स्टेंटाइन के दौर के अंदर मिलान के हुक्म के तहत ईसाइयों को ना सिर्फ
چرچ بنانے کی بلکہ تبلیغ کرنے کی اجازت دی گئی اور عیسائیوں کے اوپر ہونے والا ظلم و بربریت کا دور ختم ہوا اور عیسائیت بتدریج سلطنت روما کا سرکاری مذہب بن گئی۔ عیسائی مذہب عدم تشدد کا درس دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم اپنا دوسرا گال آگے کر دو۔ اس لیے ایسا کھیل جس میں تشدد ہوتا ہو، قتل و غارت ہو اور جس میں انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہو، ایسے کھیل کی عیسائی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسائی مذہبی رہنماؤں کا خیال تھا کہ یہ پیگن یعنی کہ کافروں کا کھیل ہے، لہٰذا عیسائی سلطنت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے چرچ اس کھیل کی مخالفت کرتا رہا اور اس پر وہ چرچ پابندی لگوانا چاہتا تھا۔ اس کھیل پر پابندی کے مطالبے میں اس وقت بہت زیادہ شدت آ گئی جب ارینا کے اندر گلیڈیٹرز لڑ رہے تھے تو ایک عیسائی مبلغ ارینا کے اندر چلا گیا اور اس نے اس کھیل کو روکنے کی کوشش کی تو ہجوم اس کے اوپر غصے میں آ گیا اور وہاں پہ موجود ہجوم نے شائقین نے پتھر مار مار کر اس عیسائی مبلغ کو ہلاک کر دیا۔ ان وجوہات کی بنیاد پر گلیڈیٹرز کے مقابلوں پر پابندی لگا دی گئی۔ روم شہر میں یہ پابندی 439 یا 440 میں لگائی گئی، جبکہ مشرقی حصوں میں اس پر پابندی اسی صدی کے آخر میں لگائی گئی۔ مشرقی حصوں میں یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ 498 میں شہنشاہ نسٹیٹس نے اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ چوری چھپے مقابلے جاری رہے، تاہم زیادہ تر مقابلے انسانوں اور جانوروں کے درمیان تھے جن پر بعد میں پابندی لگا دی گئی۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق آخری مقابلہ 503 عیسوی میں ہوا۔ کرولس عثمان کو اس کو 13ویں صدی کے آخر یا 14ویں صدی کے شروع میں دکھایا گیا ہے۔ جب ہم تاریخی ادب کی بات کرتے ہیں تو اس میں رائٹر یا ادیب کو یہ رعایت دی جاتی ہے کہ وہ حالات و واقعات کو آگے پیچھے کر سکتا ہے یا وہ نئے کردار تخلیق کر سکتا ہے تاکہ کہانی کا تسلسل قائم رہے۔ ادیب کا بنیادی مقصد اپنے پڑھنے یا دیکھنے والوں کو محظوظ کرنا یا انٹرٹین کرنا ہوتا ہے۔ ڈرامہ کرولس عثمان یا اسے قبل بنائے جانے والے ڈرامے ارطغرل غازی میں ایسی شخصیات اور ایسے واقعات کو لیا گیا ہے جو ان کے زمانے کے قریب ترین ہیں، لیکن مجھے یہ دیکھ کر اچھا نہیں لگا کہ کرولس عثمان کے اندر ایک ایسی روایت کو دکھایا گیا ہے جو کہ عثمان غازی سے 800 سال پہلے ختم ہو چکی تھی۔ لہٰذا یہ بات تاریخ سے واضح ہے کہ عثمان غازی کے زمانے میں قسطنطنیہ میں گلیڈیٹرز کے مقابلے نہ ہوتے تھے۔ یہ ایک تاریخی غلطی ہے اور یہ ادب کے لحاظ سے بھی ایک اچھا باب نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو لائکس اور سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں لکھیے کہ آپ کسی شخصیت، زمانے یا سلطنت یا تہذیب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر آپ کی پسند کے مطابق ویڈیو بنا سکیں۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔